हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है जनरल पैथो का सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आप हमारे नोट्स को लेने के लिए, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सिस्टमिक का मतलब होता है मल्टीपल, है ना। और ल्यूपस का मतलब होता है वोल्फ और एरिथमेटिस का होता है मतलब रेडिश। ठीक है। तो इसमें क्या है कि है ना, वो जो चीक है, चीक वाले एरिया पे, है ना, चीक वाले एरिया पे रेडिश पैचेस बन जाते हैं, रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, जिसको जो कि है ना, जो कि हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम के ऑल्टर होने से होता है ना। अब इसमें देखिए, ये है ना क्लासिक एग्जाम्पल है सिस्टमिक ऑटो इम्यून और कोलेजन डिसीज़ का। अब इसके दो फॉर्म होते हैं, सिस्टमिक और डिसैमिनेटेड फॉर्म और डिस्कॉइड फॉर्म। सिस्टमिक और डिसैमिनेटेड फॉर्म में क्या है कि अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लीजन्स मिलेंगे, है ना, जो कि बॉडी पे फैले हुए होंगे, है ना। प्रेजेंस ऑफ वेरियस न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक ऑटो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। मतलब इसमें क्या होगा कि है ना, कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, है ना। मतलब क्या है कि वो अपने ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे एक्ट कर रही होंगी, अटैक कर रही होंगी एंटीबॉडीज़। ठीक है। हमारी ही एंटीबॉडीज़ अपने ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पे अटैक कर रही होंगी। सेकंड फॉर्म होती है इसकी डिस्कॉइड फॉर्म, जो कि है ना, जो कि ये क्रॉनिक और लोकलाइज्ड स्किन लीजन में हमें दिखती है। स्किन लीजन इन्वॉल्विंग द ब्रिज ऑफ नोज एंड एडजेसेंट चीक, सॉरी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि है ना, ये नोज का जो ब्रिज है ना, ये नोज़ है, ठीक है। ये जो ब्रिज है, इस पे ये यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और चीक्स जो हैं उधर भी ये हमें पैचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये है ना, जो डिस्कॉइड है वो रेयरली होता है कंपैरिजन में डिसैमिनेटेड फॉर्म, जो डिसैमिनेटेड मतलब इसके कंपैरिजन में ये डिस्कॉइड जो है वो रेयर होता है। अब हम आते हैं इटियोलॉजी पे। जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है, मतलब जीन में ही कुछ हो जाता होगा। वैसे तो इसकी जो इटियोलॉजी है वो इडियोपैथिक है, हमें कोई कॉज नहीं पता है इसका, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि या तो जेनेटिक फैक्टर, किसी जीन में ही म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही है ना, या तो कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर ही आया है जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को हार्म कर रही है ना। तो जीन फैक्टर में क्या है कि है ना, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया है, मतलब जीन में ही कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से क्या है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट, है ना। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि है ना, इम्यून रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ क्लास 2 HLA जीन। तो जो HLA जीन होती है, वो है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है, तो उसी का जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो गया है। अब हम आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर पे। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि पेनिसिलामिन डी, है ना, कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि EBV इन्फेक्शन, है ना, इबोला वायरस इन्फेक्शन। और हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन। अब हम आते हैं पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, क्या है ना, इंटरेक्शन बिटवीन ससेप्टेबल जीन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जीन और एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन हुआ, जीन मतलब कुछ जैसे यूवी रेडिएशन हुई या कुछ भी ऐसा इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स अबनॉर्मल हुआ। ठीक है, अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, और उसकी वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी, किसके अगेंस्ट, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट के अगेंस्ट। अब वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, अब एंटीबॉडीज़ को मतलब जो हमारे अगेंस्ट बन रही हैं ऑटो एंटीबॉडीज़, तो हम उनको क्या बोलेंगे, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, जिसको हम एना बोलते हैं, है ना। और एंटी न्यूक्लियर फैक्टर, जिसको हम ANFs बोलते हैं। एना को एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ बोलेंगे, है ना। एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNAs, मतलब न्यूक्लियस है तो हमें न्यूक्लियस के कंपोनेंट के ही अगेंस्ट, है ना, एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। तो कौन कौन सी मिलती हैं, न्यूक्लियस के अगेंस्ट, जिसको हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बोल
बोल रहे हैं, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अगेंस्ट जिसको हम एंटी डीएस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोल रहे हैं, और स्मिथ एंटीबॉडीज़ जिसको हम एंटी स्मिथ या एसएम एंटीबॉडी बोलेंगे, है ना। एंटी आरएनपी जिसको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना, जो कि हमारा आरएनए या आरएनपी होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही हैं। एपीएलए एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़, एंटी राइबोसोमल एंटीबॉडीज़, ठीक है। राइबोसोम है, वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है, तो सारी जो वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है हमारी, है ना। अब क्या है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एएनएज, है ना। एएनएज में क्या है कि these antibodies appear against common nuclear antigen include both DNA as well as RNA। इस ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो है ना न्यूक्लियर एंटीजन की अगेंस्ट बनती हैं, है ना, जिसमें दोनों आते हैं बोथ आरएनए और डीएनए। ये 90% केसेस में होता है, और ये और ये हमें स्क्रीनिंग टेस्ट में ही पता चल सकता है। अब क्या है एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या है कि है ना, ये जो एंटीबॉडी हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अगेंस्ट बनती हैं, और ये जो है वो स्पेसिफिक फॉर एसएलई। मतलब ये है कि हम अगर ये प्रेजेंट है तो हम ये समझ जाएंगे कि एसएलई का केस है, जो कि हमें 70% केसेस में देखने को मिलता है। एंटी एसएम एंटीबॉडीज़, एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ जो है वो हमें स्मिथ एंटीजन के अगेंस्ट देखने को मिलती हैं, जो कि क्या है पार्ट है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का, और ये हमें 25% केसेस में देखने को मिलता है। और ये एसएलई के स्पेसिफिक एसएलई के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है। मतलब अगर हमें ये एंटीबॉडी मिल रही है तो हम ये श्योर हो जाएंगे कि ये एसएलई का केस है, ठीक है। एंटी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, एंटी आरएनपी बोलेंगे, ये 40% केसेस में होता है, और ये नॉन स्पेसिफिक फॉर एसएलई। मतलब ये है कि अगर नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि है ना, ये एसएलई के अलावा किसी और में भी मिल सकती है, किसी और डिसीजेज में हमें मिल सकती है। फिफ्थ है हमारी एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। ये हिस्टोन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, जिसमें डीएनए और क्रोमेटिन भी होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं है एसएलई के केस के लिए। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, एपीएलए। और क्या है एंटी राइबो, मतलब इसके भी अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। एंटी राइबोसोमल पी एंटीबॉडीज़, इसमें क्या है कि राइबोसोम जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। द सोर्स ऑफ एंटीबॉडी सीन ड्यू टू द polyclonal activation of B cell, inherited defect in B cell, T helper cell hyperactivity, T suppressor cell defect, stimulation of B cell by microorganism। ये ऑटो एंटीबॉडीज़ का सोर्स कहाँ से है, मतलब है ना, ये किसकी वजह से दिख रही हैं। या तो बी सेल का हाइपर एक्टिवेशन हो गया होगा, है ना, या बी सेल का कहीं डिफेक्ट हो गया होगा, है ना, या फिर टी सेल की हाइपर एक्टिविटी हो गई होगी, या टी सप्रेसर सेल डिफेक्ट हो गया होगा, ठीक है। या स्टिमुलेशन हो गया होगा बी सेल का किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब हम इसकी पैथोजेनेसिस क्लियर नहीं कर पाते। अब क्या है, टू टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दिखते हैं इसमें, टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये एलर्जिक रिएक्शन होता है ना। अब टाइप 2 में क्या है कि है ना, इसमें फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। टाइप 2 में यही होता है कि है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसकी वजह से हेमाटोलॉजिकल डीरेंजमेंट होता है एसएलई में, है ना। हेमाटोलॉजिकल मतलब ब्लड सेल्स का इम्पेयरमेंट होता है, आप कुछ भी समझ लीजिए, जो प्रोसेस होता है उसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगा। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जो कि है ना ये डिपॉजिट हो जाता है रीनल ग्लोमेरुलाई में, है ना। उसमें मतलब है ना, हम एपीजीएन एमपीजीएन पढ़ते हैं, तो ये हमें उसमें देखने को मिलता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब हम आते हैं एलई फेनोमेना, ल्यूपस एरिथमेटस फेनोमेना, ठीक है। ये जो एएनए है वो है ना, मतलब एंटी न्यूक्लियो प्रोटीन जो है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो पेनिट्रेट नहीं करती हैं किसी सेल को। क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो है ना, वो जैसे ये एएनए है, ठीक है, ये ऑटो एंटीबॉडी है, और ये कोई नॉर्मल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये ना, ये पेनिट्रेट नहीं करेगी, खुद नहीं जाएगी। ये जो न्यूक्लियाई है खुद ही एक्सपोज हो जाएगा एएनए से बाइंड होने को, है ना। तो ये क्या है, बाइंडिंग ऑफ एक्सपोज न्यूक्लियस विद एएनए, जब ये बाइंड हो जाएगा तो क्या है कि है ना, होमोजेनस मास ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल, है ना, क्या बनेगा, होमोजेनस मास बनेगा न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल का, जिसको हम एलई बॉडी बोलते हैं। तो इसका जब इससे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मिल जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एलई बॉडी।
अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे। ये है ना, ये विसरल ऑर्गन्स में स्प्रेड करता है, और टिश्यू जो इसमें है वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं, सिरोसा लाइनिंग जो कि है ना प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस कराते हैं। जॉइंट्स में अगर होगा, जॉइंट्स में अगर ये हो रहे हैं तो उसको साइनोवाइटिस बोलेंगे। स्प्लीन में है तो वेस्कुलाइटिस, और लिवर के टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं तो पोर्टल ट्राइडाइटिस। लंग्स में अगर हो रहा है तो इंटेस्टाइनल निमोनाइटिस। सीएनएस में वेस्कुलाइटिस, और ब्लड में अगर ये देखने को मिल रहा है तो ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया, है ना। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस दिख रही है, जो कि है ना हमें दिख रही है, जो कि हम सिटी स्कैन से पता कर सकते हैं। ये एंडोथीलियम के नीचे मिलेगी, जो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम है उसके नीचे हमें ये फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ मेजर लीजन इन एसएलई, है ना। जो मेजर लीजन्स हैं उसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रीनल लीजन, स्मॉल ब्लड वेसल लीजन, क्यूटेनियस लीजन और कार्डियक लीजन। तो सबसे पहले हम रीनल लीजन पढ़ेंगे। बहुत से लोग इसको याद नहीं कर पाते, तो मैंने एक निमोनिक बनाया है रीनल लीजन के लिए। देखिए ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। तो इसमें है ना रीनल लीजन में क्या है, अगर हम मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या है कि हमें लार्ज डिपॉजिट दिखेंगे मीजेंजियम में, सब एपिथेलियल और सब एंडोथीलियम में, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट दिखेंगे। अब इसमें आईएम में अगर हम देखेंगे इम्यूनोफ्लोरेसेंस में, तो ग्रैन्युलर डिपॉजिट दिखेंगे आईजीजी के। जो कैपिलरीज मीजेंजियम और बोमेंस कैप्सूल है वहाँ पे हमें ग्रैन्युलर डिपॉजिट दिखेंगे आईजीजी के, ठीक है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना आईजीजी, उसके हमें ग्रैन्युलर डिपॉजिट दिखेंगे। अब हमने इसका एक निमोनिक बनाया है एफएम, डीएम और एएम, ठीक है। एफएम मतलब फोकल ल्यूपस नेफ्राइटिस। एम का मतलब है मीजेंजियल प्रोलिफरेटिव ल्यूपस नेफ्राइटिस। डी का मतलब है डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस। एम है मेम्ब्रेनस ल्यूपस नेफ्राइटिस, है ना। ए है एडवांस स्क्लेरोटिक ल्यूपस नेफ्राइटिस, और एम है हमारा मीजेंजियल प्रोलिफरेटिव ल्यूपस नेफ्राइटिस। या मतलब इसमें 3 एम है ना, तो 3 एम आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी को भी किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। वो कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है। तो 3 एम है, और एफ डी ए आपको ऐसे याद रखना है, एफ एम डी एम ए एम। तो देखिए ल्यूपस नेफ्राइटिस तो सभी में है ना। हर एक में ल्यूपस नेफ्राइटिस मिल रहा है, बस आपको एक जो आगे के नेम है वो याद रखने हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या क्या दिखेगा, देखिए। मिनिमल डिसीज ल्यूपस नेफ्राइटिस में कोई चेंज नहीं दिखेगा, इसमें मेसेंजियल डिपॉजिट्स दिखेंगे, ठीक है। मेसेंजियल प्रोलिफरेटिव ल्यूपस नेफ्राइटिस में प्योर मेसेंजियल हाइपरसेल्युलैरिटी दिखेगी, इसमें सब एपिथेलियल और सब एंडोथेलियल डिपॉजिट दिखेंगे। फोकस ल्यूपस नेफ्राइटिस में फोकल एंडोथेलियल एंड मेसेंजियल प्रोलिफरेशन दिखेगा, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में फोकल सब एंडोथेलियल डिपॉजिट दिखेंगे, ठीक है। डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस में क्या दिखेगा, डिफ्यूज और सेगमेंटल ग्लोमेरुलाई दिखेंगे, है ना। और प्रोलिफरेशन दिखेगा किसका, एंडोथेलियल, मेसेंजियल और एपिथेलियल सेल का, ठीक है। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में डिफ्यूज सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स दिखेंगे। जो यहाँ पे है वो यहाँ है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, डिफ्यूज फोकल फोकल। मेम्ब्रेनस ल्यूपस नेफ्राइटिस में क्या है, डिफ्यूज वोमेन थिकनिंग दिखेगी, वोमेन मेम्ब्रेन की थिकनिंग दिखेगी। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल और सेगमेंटल सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स दिखेंगे। एडवांस स्क्लेरोटिक ल्यूपस नेफ्राइटिस में क्या है, ग्लोबल स्क्लेरोसिस दिखेगी, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में कुछ नहीं दिखेगा। सेकंड है, जैसे कि वो रीनल लीजन कराता है, ऐसे ही वो ब्लड वेसल्स में भी लीजन कराता है, और ये सारे टिश्यू को अफेक्ट करता है। जैसे कि स्किन्स और मसल सबसे ज़्यादा कॉमन इन्वॉल्व होती हैं, और लाइट माइक्रोस्कोपी में इसमें फाइब्रिनॉइड डिपॉजिट्स दिखेंगे वेसल्स की वॉल में, ठीक है। और मोनोन्यूक्लियर सेल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे। थर्ड है क्यूटेनियस लीजन। इसमें क्या है, बटरफ्लाई एरिया ऑन नोज़ एंड चीक्स पे रैशेस का एक बटरफ्लाई का एरिया बन जाता है, मतलब उसमें ऐसी रैशेस की ऐसी शेप हो जाती है कि वो बटरफ्लाई लाइक लगती है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी में इसमें दिखेगा लिक्विफैक्टिव डीजनरेशन एपिडर्मिस का, है ना। उसमें एडिमा दिखेगा, और एक्यूट नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस दिखेगी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या है कि वहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होंगे, और वो इम्यून कॉम्प्लेक्स किसके होंगे, आईजीजी के और C3 के, ठीक है। कार्डियक लीजन में अगर कार्डियक लीजन होता
है तो उसमें उसको हम बोलते हैं लिबमन सैक्स एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि है ना, जो मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और कॉर्डाई टेंडनी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी में दिखेगा कि फाइब्रिनॉइड मटेरियल, नेक्रोटिक डेब्रिस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्वॉल्व हैं, और हीमोटॉक्साइलिन बॉडीज़ भी हमें मिलती हैं इसमें, और नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एंड था वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।